गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, सर के फार्म हाउस पे जाने वाले हो आप लोग? अच्छा, सब पहले फोन इधर रख दो। फोन रख दो सब। क्यों? बातें मत करो, बातें मत करो। अच्छा, पहले तो शांत हो जाओ। 2 मिनट, 2 मिनट। सबने फोन रख दिए? इतने तो बच्चे ज्यादा हैं कि जितने इतने कम फोन हो ही नहीं सकते। आधों ने लिखा रखा ही नहीं है। ये पीछे सबने रखे हैं क्या? अच्छा, सुनो। फार्म हाउस कब जा रहे हो आप लोग? ये वाला संडे? तो सुनो, फार्म हाउस पे स्विमिंग पूल में जाना है आपको। तो आप लोग स्विमिंग पूल वाले कॉस्ट्यूम कैरी करना, ठीक है? क्योंकि वो स्किन से केमिकल चिपक जाता है, तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। ठीक है? तो वो केमिकल आपकी स्किन पे लग जाता है तो टैनिंग होती है। ठीक है, लड़कियों को समझ में आता है, टैनिंग निकालने में हालत खराब हो जाती है। और लड़कों को नहीं समझ में आता है तो काले हो जाओगे। ठीक है? तो इसीलिए जिम वाले कपड़े कैरी करना। ठीक है? ठीक है, आपको टाइम बताया है क्या? ठीक है, नहीं, एक बार डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग्स क्या है कैसा है। लेकिन जिम वाले कपड़े कैरी करना आप लोग साथ में। ठीक है? जिम वाले कपड़े कैरी करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? ओके, चलो। क्या? नहीं हो तो आप ना सुनो, अलग से कॉस्ट्यूम लेने की जरूरत नहीं है। वो नायलॉन कपड़ा एक आता है, ठीक है? उसी नायलॉन कपड़े से बेसिकली क्या होता है ना, स्विमिंग पूल की कॉस्ट्यूम बनती है। तो ऑलवेज अगर आपको ऐसा लगे तो आप नायलॉन वाली शर्ट और शॉर्ट्स ले लेना, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है? तो इट वुड बी बेटर फॉर यू अगर आप वो वाले कपड़े कैरी करोगे तो। चलो। कपड़े क्या? क्या समझ में नहीं आया? 2 जोड़ी कपड़े लेके चलोगे? वहां तुम कपड़े पहनते ही रह जाओगे, बस सब निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और मेरी एक और बात, वहां मस्ती मत करना। मतलब मस्ती तो करनी है, लेकिन कोई शैतानी मत करना, ठीक है? कि ऐसे नहीं कि सर बोल दे कि अब से इनको लेके नहीं जाना है। वैसे भी आराम का नाम बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। तो मस्ती करो लेकिन एक्सट्रीम लेवल की मत करना। ठीक है? वहां पे क्या? हाँ, खेल सकते हो आप। ठीक है? चलो। अभी आप इसी संडे को जाने वाले हो ना? अच्छा, और कौन कौन सी फैकल्टी आ रही है आपके साथ, आपको पता चल? हाँ, हर्षित सर तो हैं। हाँ, मेरा 50-50 है। अच्छा, और हर्ष सर से बात करी आपने? अच्छा अच्छा, वैसे क्या? उनसे बोलेंगे तो चलेंगे। ऐसा तो मेरे को भी नहीं बोला अभी तक। लेकिन मैं, तुम लोग जाओगे तो मैं तो जाऊंगी। इसमें क्या है, बस में मैं भी चढ़ जाऊंगी। इसमें मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगी कि कोई आए, मेरे को मना है। नहीं नहीं, मैं चलूंगी, मेरे को चलना होएगा तो। ठीक है? एक बार हर्ष सर से मैं बात करूंगी। ठीक है? खाने में क्या है, मैं मेरे घर से थोड़ी बना के लेके आ रही हूँ पूड़ी, मुझे क्या पता। क्या? मयंक सर भी चलेंगे शायद। शायद, कंफर्म नहीं। क्या?
अच्छा, चलो चलो, सुनो सुनो सुनो। नरसिम्हा कमेटी के बारे में हमको पढ़ना था। हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आपका बीएस का लेक्चर था ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये जो इंडियन इकोनॉमी है, ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुम लोगों का टेस्ट रखूंगी, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपने फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत दिन से पढ़ा है, तो तुम लोगों को लग सकता है कि दिमाग में कुछ याद नहीं है, ठीक है। पहले पीडीएफ डिटेल वाली, उसके बाद ही टेस्ट होगा, उसके बिना नहीं होगा। और आपको 2 दिन पहले से बता के रखूंगी, सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलेगा इतना? ठीक है। अब मुझे बताओ, फार्म हाउस के पहले टेस्ट देना है कि बाद में? ठीक है, आप फार्म हाउस पे अच्छे से एंजॉय कर लो, उसके बाद टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। और उसके पहले पीडीएफ भी आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब एक और चीज सुनो मेरी बात। अभी मैं थोड़े टाइम में, 15-20 दिन में प्लान करूंगी, हमारे जितने चैप्टर हो गए सबका साथ में कंबाइंड टेस्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपने सीए फाउंडेशन में 10 चैप्टर एक साथ आते हैं, ठीक है। और हमने हमारे सीए फाउंडेशन के 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो मार्केट हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, ठीक है, अपना डिमांड और सप्लाई हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे तो 10 चैप्टर एक साथ कैसे कर पाओगे। इसलिए 4-4 चैप्टर करके हम कंबाइंड टेस्ट लेंगे, है ना। और उसमें कम से कम मैं 100-50-100 क्वेश्चन देने वाली हूँ, एमसीक्यू, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी करूंगी मैं, इसीलिए। और उस टेस्ट में, उस टेस्ट को सबको अटेंड करना है, क्योंकि उस टेस्ट का रिजल्ट मैं आपके पेरेंट्स से पर्सनली डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं सबके पेरेंट्स को बुलाने वाली हूँ और सबके पेरेंट्स से पर्सनली मैं बात करूंगी, ठीक है। तो मैं एक तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड बना के दूंगी कि क्लास में कितना अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। बात करने में आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चा क्लास में रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है, और ये टेस्ट में मुझे क्या लगता है, इसने चीटिंग करी है कि नहीं करी है, ठीक है। और टेस्ट के पहले आपके सबके फोन डिपॉजिट करवा लूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी करते हैं, ठीक है। तो सबका फोन पहले डिपॉजिट होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। कम से कम 1.5-2 घंटे का टेस्ट रखूंगी मैं वो, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। एकदम जैसा अपना सीए फाउंडेशन का होता है ना, बिल्कुल वैसा होगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट भी होगा और प्रैक्टिकल भी होंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और जिसके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ सकते हैं, मैं सर के साथ, नहीं क्या, वो तो मैं देखूंगी कि आ सकते हैं कि नहीं, बात करके, ऐसा थोड़ी हमारे नहीं आएंगे। तो मैं सर के साथ उनसे जूम मीटिंग पे बात कर लूंगी, या फिर उनसे वीडियो कॉल या फेस टाइम पे बात कर लूंगी। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबसे बात तो करके रहूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी से बोल रही हूँ, पुराना जितना है थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना चालू कर दो, ताकि एंड टाइम पे तुमको ऐसा नहीं लगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ, 20 दिन में अचानक वो टेस्ट हो जाएगा आफ्टर 20 डेज। मैंने 20 दिन तुमको दे दिए, 20 दिन तो मिनिमम बोल रही हूँ। फ्रॉम टुडे 20 दिन काउंट करके चल लो, 20 दिन में आपका वो मैं टेस्ट रखने वाली हूँ, ठीक है। और जिसको सबसे ज्यादा नंबर आए उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट प्लान करके रखूंगी। कौन बोल रहा है आईफोन? ए तुला दिमाग खिसक ले क्या? आईफोन थोड़ी। ठीक, चलो, उसके लिए अपन प्लान करेंगे। हम 3 रैंक के लिए एम करेंगे, रैंक 1, 2 और 3, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंक के लिए कुछ गिफ्ट रहेगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी वो गिफ्ट ना कोई आपके काम का और आपके मजे के लिए होना चाहिए। हमारे चैप्टर जितने अभी तक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए हैं सब आएंगे, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी। हाँ, ठीक है। क्या? वही तो बोल रही हूँ, 20 दिन इसीलिए तो चाहिए कि किसी को तो हाथ मारना पड़ेगा ना, इसीलिए। अच्छा, सीए हर्ष सुनामी।
अच्छा, मेरी बात सुनो। अब एक चीज, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग आएगी। ठीक है, आपका प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनवाने वाली हूं मैं। आपका क्लास में कंडक्ट कैसा है, जो बच्चे पहले अच्छा पढ़ते थे फिर अभी कहीं धुंधले में गुम हो गए, पता नहीं कहाँ हुआ करते थे कभी अच्छे बच्चे, उनकी भी बात लिखूंगी और मैं पर्सनल बच्चों के लिए नोट भी लिखूंगी पेरेंट्स के सामने। ठीक है, और पूरे सीए फाउंडेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अभी से पढ़ना शुरू कर लो। 20 दिन तुम्हारे पास है, 20 दिन इनफ टाइम है, 4-5 चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा टाइम है 20 दिन। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था मैं बताऊंगी नहीं, एकदम से तुमको सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुमको सदमा लगे उससे अच्छा एक दो बच्चे बेहोश हो जाए इससे बेटर है। वो स्कूल की असेंबली में जैसे होते थे ना, जाना गाना मना गया बच्चा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, इसीलिए प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, अगर आपको चाहिए, सुनो, 20 दिन है, प्रिपेयर करो। किसी में भी डाउट हो तो आप आफ्टर क्लास मुझसे अभी से पूछना शुरू कर दो। ठीक है, बाद में मैं ये नहीं सुनूंगी कि हमको ये डाउट था और आपसे पूछने का मौका नहीं मिला। और कन्हैया, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरे को पर्सनली तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, आपके भले के लिए बोल रही हूँ, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, हाँ बोलो। क्या चैप्टर नहीं पढ़े हैं? क्यों नहीं पढ़े, मैंने बोला था ये तो फाउंडेशन के भी है। तो एक काम कर लो, रिकॉर्डिंग्स ले लो। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग्स ले लो। आ, मैंने आपको बोला था ना फाउंडेशन के चैप्टर हैं, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था, उस टाइम अपना डिमांड चल रहा था जब मैंने आपको बोला था, मैंने डिमांड में भी तो बोला था फाउंडेशन में तो काम आएगा, तब आपने क्यों नहीं करा उसको? एक बार उसकी रिकॉर्डिंग ले लो और देखो समझ आता है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो और मुझसे आके आप डाउट पूछ लो। ऐसा कर लें क्या? उसके लिए आप आज ही बात कर लो, नहीं तो 12th वाले जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अलग सोल्यूशन अपनी क्लास में अपन निकालते हैं कि क्या करना है। ठीक है, क्या क्लास में क्या? पर अपना फाउ चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, बजट खत्म होने के बाद अपना कॉस्ट एंड प्रोडक्शन तो आप लोगों ने साथ में किया है, मैंने बोला था फाउंडेशन का चैप्टर है, अगर वो नहीं करा है तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं डिमांड सप्लाई मार्केट करवाऊंगी। मैंने सिर्फ तुमको डिमांड के लिए बोला था, लेकिन मैं डिमांड सप्लाई करवा दूंगी, प्रोडक्शन सबको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मुझे उसमें कुछ भी वो नहीं चाहिए। हेलो, ठीक, तो अभी मुझे 1 बजे तक रिपोर्ट भेजो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा मुझे, 1 बजे तक रिपोर्ट भेजो। ठीक है, ठीक, 1 बजे तक चाहिए, अपना लंच वंच भूल जाओ, रिपोर्ट पहले। हाँ, चलो। क्या? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, 12th वालों को डिमांड और सप्लाई और मार्केट, ये तीनों चैप्टर में करवाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मजे मजे में चल रहे थे कि हम 12वीं के हैं, 12वीं के हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट तो इनका भी हो गया, तो मैं डिमांड सप्लाई मार्केट इनका दोबारा से लूंगी, तो मैं ऐसे टाइम पे लूंगी कि अगर किसी 11th वाले को भी रिवाइज करना है तो बैठ जाना उस क्लास में। ठीक है, तो तुम्हारे ये चैप्टर तो इधर ही हो जाएंगे, फिर घर के लिए तुमको सिर्फ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट के टाइप्स, और उसके बाद क्या, अपना इंडियन इकोनॉमी, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 12th वालों का कल टेस्ट है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और कृष्णा कान्हा कन्हैया, हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि जो कपिल ने बोला वो आंसर टिक कर दिया, और फोन सबका डिपॉजिट होगा। ठीक है, ठीक है, सबकी पीडीएफ ऑलरेडी है ग्रुप पे। अरे कितनी बार पीडीएफ भेजू भाई, दोबारा भेज दूंगी, लो खुश रहो। नहीं, ग्रुप पे ऑलरेडी है। चलो, मैं इस बार पर्सनली उनको बोल के मेरे सामने बैठा के भिजवा दूंगी, चारों पांचों एक साथ चलेगा, और वो चार्ट भी भिजवा दूंगी।
शायद वो भी नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को वो टेस्ट में तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। प्रॉपर देखो, अभी आपके पास 20 दिन है। तुम अभी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ो, तुम मार्केट पढ़ो, तुम घर पे डिमांड सप्लाई पढ़ो। तब तक तो ये चैप्टर खत्म होके इसकी भी पीडीएफ आ जाएगी, तो इसको लास्ट में पढ़ लेना। इसकी आ गई डिटेल वाली। ठीक है, चलो। अब मैंने अनाउंस कर दिया 20 दिन के बाद 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। सारे चैप्टर मिक्स आएंगे। ठीक है, और उसमें पासिंग परसेंटेज हमारा होगा 50%, जैसे अपना सीए फाउंडेशन में होता है। किसी को भी 50 मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए। 50 हमारा पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 9। हम रैंकिंग डिसाइड करेंगे ना, किसकी रैंक 1 है, किसकी रैंक 2, किसकी रैंक 3। ऐसे अपन सबकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, चलो, अब मेरी बात सुनो। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, मुझे अनाउंसमेंट करनी थी, हो गई। अब आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ पर अब हमको पढ़ना है कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स। पहली चीज तो ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, कोई बात मत करना, बात मत करना। ठीक है, चलो। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। पहली चीज तो इस कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट। अब मेरी बात सुनो, देखो, जब इंडिया में शेयर मार्केट नया नया था, शेयर मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शेयर मार्केट में लोग कंपनियों में पैसा डालते हैं, तभी तो कंपनी ग्रो करती है। कंपनी ग्रो करेगी तो इंडिया ग्रो करेगा। इसीलिए सरकार चाहती थी कि लोग शेयर मार्केट में पैसा डालें। लेकिन उस टाइम के लोगों को शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट जो है वो बहुत कम ग्रो करता था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज यूज करके शेयर मार्केट को एक सिक्योर मार्केट बनाया। पहले क्या होता था ना, पहले के जमाने में इंडिया के लोगों को क्या लगता था कि भाई शेयर मार्केट मतलब सट्टा, सट्टे में पैसा डालेंगे हमारा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से इंडिया के शेयर मार्केट को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1992 में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि शेयर मार्केट में आपका पैसा डूबेगा नहीं, लोगों ने सेबी को इंट्रोड्यूस किया था ना। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत सारे सीए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इतनी पावरफुल बॉडी है इंडिया की, इवन मुकेश अंबानी अपना पूरा पैसा लगा दे तब भी इसको डोमिनेट नहीं कर सकता। दिस इज द रियलिटी। सेबी इतना पावरफुल, हमारी इतनी पावरफुल ब्रांच है कि शेयर मार्केट में, देखो, शेयर मार्केट में आम जनता अपने खून पसीने का पैसा डालता है। तो ये कंपनी के ऊपर ना, तो ये कंपनी, ये कल से आप सब लोग अलग बैठना। ये जो झुंडिया बैठता है, जो पीछे देख रहे हैं, सबसे पहले तो वो आगे बैठेंगे। ठीक है, नहीं आप नहीं, आपके पीछे। देखो, सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले ना लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालते थे। जैसे अगर मैं हमारी बात बताऊं, तो आई बॉर्न इन 1999। ठीक है, तो तब तक भी माय ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी थे, वो ये बोलते थे मेरे पापा को कि भाई शेयर मार्केट में कभी पैसा मत लगाना, पैसा डूब जाता है, एकदम सट्टे वाला बाजार है ये। लेकिन गवर्नमेंट को पता था कि लोगों का भरोसा शेयर मार्केट में इतना अच्छे से नहीं आएगा। तो लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश कर दिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, शेयर मार्केट का मतलब होता क्या है, एक कंपनी जिसको पैसा चाहिए चलाने के लिए, रियल लाइफ में बहुत काम का आएगा। ठीक है, एक कंपनी जिसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी बोलती है कि मेरी कंपनी में कुछ परसेंट के शेयर बेच के मैं पब्लिक को शेयर बेचूंगा और पब्लिक से पैसा लूंगा। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने आपका 30% शेयर बेचा। अच्छा, 30% शेयर बेचने में क्या लोगों की अथॉरिटी चली जाती है क्या? 30% में कैसे जाएगी? 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बताओ, अगर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी का 30% बेचेगा तो क्या वो मालिक नहीं रहेगा क्या?
रहेगा, क्योंकि अभी भी 70% उसके पास है। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट में से पैसा उठाना। कंपनी, एक बात बताओ, आपका पैसा अगर आज आप रिलायंस में पैसा डालते हो, तो आप क्या ये सोचोगे कि यार रिलायंस वाला जो है, पहली चीज तो रिलायंस वाला आपके पैसे ना डुबाए, अच्छे काम में यूज करें। और आप अगर आप आज 10 रुपए का शेयर खरीदते हो, तो वो शेयर 100 रुपए का हो जाए, ताकि आप उसको बेच के पैसे कमा लो। आप यही चाहते हो। आप इस भरोसे से कंपनी में पैसा डालते हो, और पता चलता है कि मुकेश अंबानी आपके पैसों से पर्सनली मौज करता है, बिजनेस में पैसा नहीं लगाता। ये सही बात है कि गलत? गलत बात है। इसलिए ये जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे सीए की बहुत इज्जत है, इस सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन होते हैं। और वो लोग कंपनीज के ऊपर नजर लगते हैं। कंपनी को बोलते हैं कि हर महीने, हर हफ्ते तुमको हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में जितने लोगों ने तुम्हारी कंपनी में पैसा डाला, ये तुमने पैसा कौन से बैंक अकाउंट में रखा, कितने दिन तक रखा, इस पैसे से तुमने बिजनेस में क्या काम किया, बिजनेस में ये पैसा लगाया तो बिजनेस में इस पैसे को तुमने डबल किया कि नहीं किया, तुमने कहीं पब्लिक के पैसे अपने फायदे के लिए घर पे लेके जाके इस्तेमाल तो नहीं करे। इतना ज्यादा कंपनी के ऊपर इसको पावरफुल मॉनिटर करता है कि तुम लोगों के पैसे ये लोग खा तो नहीं रहे। ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉडी है। मैं तुमको बताऊं, मैं जब सेबी में किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं गई थी, वहां पे आप सेबी के ऑफिस में आप ऐसे ही रोम नहीं कर सकते, मतलब उसके कॉरिडोर में आप ऐसे मजे मजे में चल भी नहीं सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके ऊपर ये इल्जाम लग सकता है कि तुम कंपनी की पर्सनल डिटेल निकालने आए थे। मतलब ये इतना स्ट्रिक्ट है। अगर सेबी ने मुकेश अंबानी को बोला कि तुमने एक महीने में कितना पैसा कहाँ खर्च करा है और शेयर मार्केट से कितने लोगों ने तुम्हारे कंपनी में पैसा डाला, उस पैसे का तुमने क्या किया, अगर इन्होंने मुकेश अंबानी को बोला, तो उसको, उसकी भी हालत खराब हो जाती है कि सेबी का नोटिस आ गया। इसमें मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर सेबी ने बोल दिया आज के बाद रिलायंस इंडस्ट्री शेयर मार्केट से हटेगी, तो कोई उनको क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सरकार कुछ बोल सकती है क्या? वैसे सेबी में भी वही है। सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर, इनके सामने अगर इन्होंने बोला रिलायंस पूरे शेयर मार्केट से हट जाएगी, तो मुकेश अंबानी तो एक ही बार में बर्बाद। मुकेश अंबानी की सारी कंपनीज को ही हटा दिया, पूरी कंपनियां डूब जाएगी। मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल है ये। इतना पावर इसको क्यों दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेबी को इसीलिए इतना पावर दिया है, क्योंकि अगर सेबी नहीं होगा, आप सोचो कितने करोड़ों लोग शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं। अगर ये सेबी स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो लोगों के तो पैसे ही खा जाएंगे, बड़े लोग, कंपनी वाले तो पैसे ही खा जाएंगे। जैसे एक कांड हुआ था, सत्यम कांड, इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा कांड। ये हुआ था 2000 में, सत्यम कांड, जिसमें लोगों ने, गरीब लोगों ने इस कंपनी में पैसा डाला, और उसके मालिक ने वो सारा पैसा अपने बेटे को मॉरिशस में भेज दिया। उसका बेटा मॉरिशस में मजा कर रहा है और लोगों के सारे पैसे डूब गए। तो सेबी ऐसी कंपनीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। जैसे विजय माल्या, विजय माल्या की कंपनीज के ऊपर क्लोज मॉनिटर किसने रखा था? सेबी ने। सबसे पहले सेबी ने ही सरकार को बताया था कि विजय माल्या कभी भी भाग सकता है। इससे जो हमारे पास डिटेल आई है, इसने बहुत कर्जा उठा के रखा है और इसका आगे धंधा चल नहीं रहा है। बैंक से हजारों करोड़ का लोन उठाया, बैंक को ब्याज नहीं दे रहा है, ये कभी भी भागेगा। तो सरकार को लगा हाँ ठीक है, देखते हैं। 2 दिन बाद भाग गया विजय माल्या। सेबी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन, सेबी ने लोगों के पैसे वसूल हो जाएं, इसलिए विजय माल्या की एक एक चीज को नीलाम कर दिया। आज अगर मुकेश अंबानी का भी कोई घोटाला, अगर सेबी को सिर्फ मन में लगता है ना कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ घोटाला है, तो सेबी रातों रात मुकेश अंबानी की हर कंपनी में ताला मारवा सकती है और कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अब हम सीए के कोर्स में इसको क्यों दिया? सीए के कोर्स में इसलिए दिया, पहली चीज तो सेबी डील करती है स्टॉक एक्सचेंज में, सीए स्टॉक एक्सचेंज की प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जितनी भी कंपनियां है, ये बैलेंस शीट बनाती है, पी एंड एल अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। सेबी किससे चेक करवाती है? सीए से चेक करवाती है। सीए ऑडिट करता है। अगर किसी ने रिलायंस के ऑडिट पे लिख दिया कि भाई आप लोगों ने चेक किया और आपने लिखा कि ये जो कंपनी है इसमें मुझे कुछ घोटाला लगता है और इसमें कभी भी घोटाला हो सकता है, तो सेबी, अगर आपने ऐसा साइन कर दिया ना, तो सेबी रातों रात वो कंपनी को बंद कर देगी कि भाई एक सीए ने साइन कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं सेबी क्यों गई थी,
एक कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर थी, उसका ऑडिट मेरे को करना था, ठीक है। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को कुछ गड़बड़ लगी। गड़बड़ क्या लगी, इन्होंने लोगों को शेयर बेचा और लोगों से पैसा उठाया और लोगों को बोला कि हम तुमसे जो हम पैसा ले रहे हैं इससे हम दुबई में एक ऑफिस खोलेंगे और दुबई में लोगों को सर्विस देंगे, और जैसे जैसे हमारा दुबई का ऑफिस बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कम से कम, अच्छा इन लोगों ने क्या किया था ना, गांव वाले लोगों को जा जाके आईपीओ आएगा ऐसा बता बता के उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया था इन कंपनी वालों ने। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना, इन लोगों ने क्या करा कि जब ये लोगों ने इनमें पैसा डाला तो इस कंपनी के मालिक से जब मैं ऑडिट करी थी, देखो एक सीए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं आपको बताती हूँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन्होंने गांव वाले लोगों से, इंडिया के गांव गांव में अपना जब आईपीओ आया तो गांव गांव वाले लोगों को सिखाया कि आईपीओ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब गांव वाले लोगों को क्या लगा, यार आज मैं आईपीओ में 25,000 डालूंगा, ये लोग बोल रहे हैं 2 साल में 25,000 के 5 लाख हो जाएंगे, बताओ सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। गांव वालों को इन्होंने पूरा नॉलेज दिया ही नहीं, गांव वाले इनकी बात में आ गए। इन्होंने हर किसी से 25-25 हजार के शेयर्स बिकवाए और उनके पैसे उठा के इन्होंने कोई ऑफिस नहीं खोला दुबई में। जब मैंने इनसे ऑडिट में पूछा कि आपने जो शेयर मार्केट से पैसा उठाया आपने उसका क्या करा, तो इन्होंने बोला मैडम हमने ऑफिस खोला है। मैंने बोला अच्छा, कौन सा ऑफिस, वो ऑफिस के पेपर लाके दो, जमीन के पेपर चाहिए मेरे को, उस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी क्या है, जितने लोगों को सर्विस देते हो उनसे पैसा कितना आता है मुझे बताओ, मुझे इंड एएस 115 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। अब ये क्या भला है, तुम सीए फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है, कि बड़ी बड़ी कंपनी में रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं, आप जब एफआर पढ़ोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएफआरएस, तब आप ये चीज पढ़ोगे और ये बहुत क्रूशियल होता है एक सीए के लिए। मैंने बोला यार मुझे ये चेक करना है। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बदतमीजी से बात करी कि मैडम आपको ऑडिट करना है, ऑडिट करो, आपकी 5 लाख रुपए फीस लो और निकलो, इतनी डिटेल आप क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने इनकी ऑडिट की रिपोर्ट में लिख दिया, मैंने लिख दिया कि मेरे को डिटेल इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी, इसलिए मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि इनका दुबई के ऑफिस के पैसे कहाँ गए, मुझे नहीं लगता इन्होंने उस पैसे को यूज किया है। आप मानोगे नहीं, मुझे कुछ ही दिन में सेबी से फोन आ गया, उस कंपनी के मालिक की हालत ही खराब हो गई। अब जो पहले बदतमीजी से बोल रहा था कि मैडम को 5 लाख दो और निकालो फटाफट से, ये ज्यादा पूछताछ करे, बहुत तेज बन रही है ये, वो मेरे को फोन कर करके थक गया। अब अपन फोन नहीं उठा रहे थे। सेबी ने मुझे बुलाया कि आपने ये ऑडिट किया, आपने क्या फाइंड करा, आपको क्या मिला। जब हम सेबी में गए थे, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, तो मेरी एक आर्टिकल भी चली थी, सीए वाली आर्टिकल, वो सीए फाइनल में थी, तो उसने बोला मैम मुझे भी जाना है, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। वो सिर्फ वॉशरूम ढूंढ रही थी वहां पे, उसको कस्टडी में ले लिया, क्यों, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में दिख गया कि 2 मिनट से ये लड़की वहां पे ऐसे ऐसे घूम रही है। मैं अंदर मीटिंग में थी, वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, उसको क्या पता इतनी बड़ी बिल्डिंग, 28 माले की बिल्डिंग है भाई, वॉशरूम का है उसको नहीं पता, वो बेचारी ढूंढ रही थी। और एक गार्ड ने उसको देख लिया सीसीटीवी कैमरा में कि वो 2 मिनट से रोम कर रही है, उसको कस्टडी में ले लिया, 5 दिन तक उससे पूछताछ कर रहे थे। क्यों आई थी यहाँ पे, मैडम के साथ आई थी, सीखने आई थी, घूम क्यों रही थी वॉशरूम में, झूठ मत बोल, सही बता क्यों आई थी। वो बोले मैं सही में यही कर रही थी यार। आप सोचो 5 दिन उसको कस्टडी में रखा गया, उसकी एक एक चीज चेक करी गई कि कहीं इसने कोई डेटा तो लीक नहीं करा, ये सेबी है, इतना स्ट्रिक्ट। 1992 में इसको निकाला था। जब मैंने उस कंपनी के बारे में डिटेल दी, उस कंपनी में कम से कम 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 18,000 करोड़। सेबी ने एक दिन में कंपनी पे ताला मार दिया और कंपनी को घोषित कर दिया कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आएगा। पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस होगी, कंपनी पे ताला मार दिया, उसका मालिक आज भी सर पे हाथ रख के बैठा है। सेबी उसकी कोई कंपनी खोलने के लिए अलाउड ही नहीं कर रहा और उसको इंडिया के बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। और उस आदमी को शेयर मार्केट में जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 300 गुना ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, उस पर पेनल्टी लगाई है। मतलब अगर आपने 100 करोड़ लिए थे तो उसके 300 गुना तुमको पेनल्टी के साथ वापस करने पड़े। वो बंदा नौकरी कर करके वही कर रहा है कि कहाँ से पैसा वापस करूंगा। और उस बंदे की ऐसा नहीं, गवर्नमेंट तक उसकी, कांग्रेस में एक नेता से डायरेक्ट बात है उसकी। आप सोचो उस नेता ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि भाई सेबी का मामला है, मैं बीच में आऊंगा तो ये लोग मेरी भी 12 बजा देंगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो आपको समझ में आ रहा है सेबी कितना स्ट्रांग और पावरफुल बॉडी है।
और ये स्ट्रांग और पावरफुल बॉडी सरकार ने क्यों बनाई है? आप और हम लोगों के लिए, कि अगर आप शेयर मार्केट में आज पैसा डालते हो, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा सिक्योर होना चाहिए, आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। ये करता है हमारा सेबी। तो सेबी का बैकग्राउंड क्लियर हुआ है, कितनी बड़ी बॉडी है, कितनी स्ट्रिक्ट बॉडी है। तो हमारी सेबी कब आई थी? 1992 में। अब यहाँ पर 1992 में सेबी आया था। अब सेबी का काम क्या है? सबसे पहले तो ये मॉनिटर और रेगुलेट करता है। मॉनिटर मतलब देखता है कि शेयर मार्केट में कोई चीज ऊपर, एक एक कंपनी पे नजर रखते हैं ये लोग। सेबी का ऑफिस ऐसा है, पूरे सिस्टम लगे हुए हैं एक साथ, मतलब एक ही दीवार पे आप 120 या 150 सिस्टम एक साथ दीवार में लगे हुए हैं, और उसमें हर कंपनी का डेटा खुला हुआ है। और कम से कम 50-100 सीए या एमबीए या आईआईटीएन वहां बैठ के उसको मॉनिटर करते हैं कि ये जो आपने शेयर मार्केट में कभी चार्ट देखे हैं, ऐसे 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 चार्ट, ये इन चार्ट्स को मॉनिटर करते हैं। और उनको कोई भी चार्ट में गड़बड़ दिखती है ना, कि किसी शेयर की प्राइस एकदम से ऊपर जा रही है, एकदम से नीचे आ रही है, तो जो गरीब इंसान पैसा लगाएगा ये उसको लूट रहे हैं, तो ये लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो ये रेगुलेट और मॉनिटर करता है हमारे शेयर मार्केट को। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज, हमारा शेयर मार्केट। दूसरा मर्चेंट बैंक्स। अब ये मर्चेंट बैंक्स क्या होता है? जीरोधा का नाम सुना है आपने? जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, सुना है इनके नाम? ये सारी ऐप है, इन सब के ऊपर सेबी की नजर रहती है। आपको पता है पेटीएम बैंक बंद हो गया? पहले पेटीएम पे, वो क्यों बंद हुआ? सेबी ने बंद करवाया। सेबी ने उनसे स्टेटमेंट मांगा कि मुझे स्टेटमेंट दो, जितने लोगों ने तुम्हारे पेटीएम पे पैसे जमा कराए वो पैसे तुमने सच में अपने पास संभाल कर रखे कि उड़ा दिए। वो 2 दिन लेट हो गया स्टेटमेंट देने में, तो उनका पेटीएम बैंक ही बंद करवा दिया। वो 2 दिन के बाद पेटीएम का मालिक ट्विटर के एक वीडियो पे रो रहा था कि मैंने इतने सालों से मेहनत करके पेटीएम बैंक चालू करा, सिर्फ 2 दिन स्टेटमेंट बनने में लेट हो गया, मेरे को माफ कर दो, ये स्टेटमेंट लो, इसमें एक एक चीज का हिसाब है। सेबी ने क्या बोला? 2 दिन पहले मांगा था, हम 48 घंटे तुम लेट हो, हम तुमसे नहीं लेंगे, अब तुम्हारी पेटीएम बैंक ही बंद हो गया। आपने सुना होगा बीच में न्यूज, पेटीएम बैंक बंद हो गया। बायजूस तो आपने सुना ही होगा। बायजूस कैसे बंद हुआ? बायजूस के सीए ने अपनी ऑडिट, आप सोचो सीए के साइन में कितनी ताकत है। बायजूस कितना अच्छा चल रहा था इंडिया में, बढ़िया चल रहा था, सीए ने उस पर साइन कर दिया। और उसमें स्टेटमेंट में सीए ने क्या लिखा कि मैं इसका ऑडिट करने आया था, तो मेरे को इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक नहीं लगी, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने बोला मेरे को ऐसा गड़बड़ लगता है, हो सकता है इसने घोटाला नहीं करा हो। दूसरे दिन सेबी ने पूरा छापा ही मारवा दिया उस पर। जैसे ही उसकी ऑडिट रिपोर्ट आई मार्केट में, सेबी ने छापा मार दिया कि भाई एक सीए ने साइन करके बोल दिया कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्या किया है। हो सकता है सीए भी गलत हो, लेकिन सेबी ऐसा कभी नहीं बोलता कि सीए गलत है। सीए को गलत लग रहा है मतलब कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। आप सोचो आप इस लेवल का नॉलेज पोसेस करते हो, ठीक है? जब बैंक ऑडिट में जाते हैं, सबसे अच्छा, तुम जब आर्टिकल्स बन जाओगे ना तो आप बैंक ऑडिट करने जाओगे, ठीक है? बैंक ऑडिट में इतना मजा आता है, 7 स्टार होटल में फ्री में रहो, ठीक है? आप 7 स्टार होटल में रहो, अनलिमिटेड खाना, जो खाना है 7 स्टार में मंगा के खाओ। बैंक वाला मैनेजर ऐसा, मैडम, आर्टिकल को भी मैडम सर बोल के बोलते हैं। और बैंक में एक रूम होता है जिसमें पूरे नोटों की गड्डी रखी रहती है, आपको उधर लेके जाएंगे, ठीक है? अब आपका जो सीए होगा या फिर जो भी मैम जिनके अंदर आप आर्टिकलशिप करोगे, वो बढ़िया रिपोर्ट बनाएंगे। आप जाओगे, आपको बैंक के 10-12 लोग ऐसा घेर के चलेंगे आपको कि भाई ये इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ने मैडम या सर को कंप्लेन कर दी तो हमारी बैंक बंद हो जाएगी। इतना बड़ा खौफ रहता है। आप लोग जाके, मुझे याद है जब मैं आर्टिकल थी, मैं पहली बार बैंक ऑडिट पे गई थी राजकोट, ठीक है? अच्छा, आउट स्टेशन बैंक ऑडिट पे बहुत मजा आता है, ठीक है? तो हम गए थे राजकोट। राजकोट में वो सिक्के गिनते ना, तो मशीन में सिक्के गिन रहे थे, तो 10 रुपए का सिक्का कम था उसमें। बैंक वाले ने हमको बोला था हमारे पास इतने रुपए के सिक्के हैं, उसमें 10 रुपए कम था। तो मैंने उसको बोला सर इसमें 10 रुपए का सिक्का कम है। तो वो बैंक वाले ने अपनी जेब से निकाल के दे दिया, मैडम इसमें डाल दो। मैंने बोला ये नहीं, आपने रिपोर्ट में क्या बताया है, इतने सिक्के हैं पर इसमें 10 रुपए का सिक्का कम है। उसकी हालत ही खराब हो गई। वो 4 दिन तक हमको पूरा राजकोट घुमा रहा था। वो बोल रहा था आपको कोई शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर लो, पर 10 रुपए के चक्कर में मेरी बैंक मत बंद करवा देना प्लीज। आप सोचो, हमने फिर बोल दिया, मेरे जो सीए थे उन्होंने बोला अरे 10 रुपए की बात है, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें 10 रुपए डाल दो, हम हमारी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। सोचो अगर मेरा सीए
रिपोर्ट में ये लिख देते कि भाई ये जो 10 रुपए है ये कम थे, अगले दिन उसकी बैंक पे छापा पड़ जाता, इनकम टैक्स वाला छापा मार देता। वो ये नहीं देखता कि 10 रुपए हैं, वो ये देखता कि पब्लिक से तुमने पैसा लिया, उसमें 10 रुपए क्या 1 रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसमें ना बहुत प्यार से रखते हैं आप लोगों को, आपको लेके जाए 7 स्टार होटल में रहो, 7 स्टार होटल में खाओ पियो। तुमको, मैं गई थी विशाखापट्टनम ऑडिट पे, तुमको बीच में घूमना है घूमो, तुमको जो करना है करना हो, 2-3 घंटे आके सिर्फ ऑडिट करो। और जब वो ऑडिट भी करते हो ना, तो चाय कॉफी ठंडा पानी, पैर दबा दें सर दबा दें, मसाज वाली चेयर लगवा दें, वो सब कर देते हैं, सिर्फ एक डर से कि ये सीए अगर अपनी रिपोर्ट में इसने ऐसा लिख दिया कि भाई आपकी ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारी 12 बज जाएगी। उनको इतना डर, ये आपका पावर है। अब बताओ, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको नॉलेज तो पूरा होना चाहिए ना। वैसे ही आप जब बैंक का ऑडिट करने जाओगे, वो लोग आपसे, जैसे बायजूस, बायजूस के साथ यही हुआ। बायजूस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उन्होंने ना डेप्रिसिएशन की मेथड बदली थी। डेप्रिसिएशन की दो मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, पता है आपको? एसएलएम और स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सुना है? अभी तक नहीं सुना आपने? छोड़ो। डेप्रिसिएशन निकालने की दो मेथड होती है, उसने अपनी डेप्रिसिएशन की मेथड बदली थी, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन पहले ज्यादा लगता था, अब कम लग रहा है। तो उसके सीए ने उससे बोला तूने डेप्रिसिएशन की मेथड क्यों बदली? तो उसने जो रीजन दिया वो सीए को समझ में नहीं आया कि नहीं, हमने हमारे सीए फाइनल में पढ़ा है ये 5 रीजन की वजह से किसी ने डेप्रिसिएशन की मेथड बदली है तो चलेगा, छठा कोई रीजन नहीं होता। उसने बोला अरे जाने दो ना सर, हमको लगा कि बदलनी चाहिए, बदल दी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया सीए ने कि इसने डेप्रिसिएशन की मेथड बदली है। और हमारे सीए फाइनल में एफआर में इन डेज 115 में लिखा हुआ है कि ये मेथड अगर आप बदलते हो तो 5 रीजन होने चाहिए, उसके अलावा छठा कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगले दिन बायजूस पे ताला लग गया। आप सोचो, आपकी एक साइन से किसी की भी दुकानदारी बंद हो सकती है, किसी की भी, सिर्फ एक साइन से। तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। पता पड़े तुम रट रट के पास हो गए, कहीं ऑडिट करने गए तो वो बेचारा सही कर रहा था, तुमने बोला नहीं मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, और तुमने, वो बोलेगा कि क्यों ठीक नहीं लग रहा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुमने गलत ऑडिट कर दिया, अगर तुम्हारी गलती निकल गई तो तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, आईसीआई तुमसे तुम्हारी डिग्री छीन लेगा। अब ना तुम सीए हो ना तुम सीए वाला काम कर सकते हो, ऐसा मान लिया जाएगा कि तुमने कभी सीए की क्लास ली ही नहीं थी, ऐसा डिग्री भी कैंसिल होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम गए और तुमने, जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता तुमने कुछ सही करा है, तो वो तुमसे रीजन मांगेगा और तुमको तुम्हारी रिपोर्ट में रीजन लिखना पड़ेगा। अगले दिन इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा और तुमसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों लिखा था, कि तुमने इसमें रीजन तो सही लिखा नहीं है। तुम बोलोगे बस मेरे को ठीक नहीं लगा, तो बोलेंगे अब हमको ठीक नहीं लगेगा कि तुम सीए हो, तुम्हारी सीए की डिग्री छीन लेंगे। तो ऐसा मन से नहीं, तुमको उतना नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मर्चेंट बैंक है ना, अच्छा जीरोदा, अब एक और चीज बता रही हूँ, एंजल वन का नाम सुना है? एंजल वन का जो सीए है ना, वो ऑडिट कर रहा था कुछ टाइम पहले, उसको कुछ 100 रुपए का वेरिएशन दिखा कि एंजल वन ने 100 रुपए की कमीशन ज्यादा चार्ज कर लिए। ठीक है, आपको पता है एंजल वन का जो मालिक है उसकी हालत खराब हो गई। ऐसा बोलते हैं कि सीए की नजर से 1 रुपया भी बच के नहीं जा सकता। ऐसा तुमको आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग मिलेगी कि जब कोई चीज चेक करते हैं ना, तो उसमें 1 रुपया भी तुम्हारी नजर से बच के नहीं जाना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए करोड़ों के बिजनेस में एक एक रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे एंजल वन में 100 रुपए का डिफरेंस था, 2 महीने तक इनकम टैक्स का छापा चला था इस पे, 2 महीने तक, जिसका फायदा उठाया ग्रो ने। और आजकल ग्रो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा। एंजल वन का ज्यादा नाम नहीं देखा होगा आपने, क्यों? क्योंकि एंजल वन खुद में, वो सीए ने लिख दिया 100 रुपए का घोटाला, बस 100 रुपए का घोटाला। तो सेबी ने क्या करा, 2 महीने तक इस एंजल वन पे छापा मारा। बाद में पता चला सिस्टम में ग्लिच आ गया था, हम ऑनलाइन ऐप से पेमेंट करते हैं ना, एंजल वन, उस सिस्टम में ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से 100 रुपए गलत दिख रहा था। ये एंजल वन ने कुछ नहीं करा था, पर सोचो इसके 2 महीने खराब हो गए, जिसकी वजह से एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया। तो सेबी ये सारे मर्चेंट बैंकर पे भी क्या रखता है, नजर रखता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबको पता है क्या? कुछ दोस्त मिलके एक फंड बनाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, अपना दिमाग यूज करके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। समझो तुमसे 100 रुपए लिया, 100 रुपए लगा के 500 कमाए, 300 तुमको देंगे, 200 अपने जेब में रखेंगे। क्या ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है? हाँ, तो सेबी इस पे भी बहुत नजर रखता है।
म्यूचुअल फंड्स पे। ठीक है, सबसे अच्छा काम एक सीए का जो हो सकता है वो हो सकता है सेबी का। सबसे मक्खन काम, अनलिमिटेड पैसा, नॉलेज बहुत हाई लेवल का, सबसे अच्छा काम होता है ये सेबी का। अगर किसी कंपनी को सेबी में अपना शेयर का आईपीओ लेके आना है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी जो अभी नई नई आई है और शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है। अगर आप किसी कंपनी को, देखना हाँ, रियल लाइफ वाली बात चीज बता रही हूँ, ये कंपनी है, इसको शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाना है। क्यों रजिस्टर करवाना है? अगर ये शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो ये अपने शेयर किसको इशू कर सकती है? पब्लिक को। समझो इस कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में, ये वैल्यू है 1,000 करोड़। ठीक है, और अगर तुमने इस कंपनी का काम, इसको रजिस्टर करवाता है एक सीए, हम बोलते हैं इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तुम ये सारा सीखोगे सीए फाइनल में, मर्जर एक्विजिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी काम तुम्हारे सीए के कोर्स में। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो रियल लाइफ में यूज नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा, मैथ्स में हमने वो संस्कृत पढ़ा था, और मैथ्स में हमने वो थीटा वीटा पढ़ा था। वो लाइफ में काम आती है क्या? नहीं, लेकिन सीए की एक एक चीज काम आएगी तुमको। अब आप आपके सीए फाइनल के एएफएम के कोर्स में आप एक कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाते हो, ये आप एएफएम में पढ़ोगे, लॉ में पढ़ोगे और एफआर में पढ़ोगे। इन तीनों सब्जेक्ट में ये सिखाया जाता है। अगर आपने 1,000 करोड़ की कंपनी को रजिस्टर करवाया तो आपकी फीस होगी इसका 10%। इसका 10% आपकी फीस। समझो, एक कंपनी 1,000 करोड़ की, तुमने सिर्फ 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के समझ के सिर्फ एक कंपनी को रजिस्टर करवाया तो 10% फीस मिलती है, सिर्फ शेयर मार्केट में रजिस्टर करवाने की। हाँ सही में 100 करोड़ भाई, 10% फीस। ठीक है, चलो 100 करोड़ में से तुम्हारा 30 करोड़ तो क्या हो जाता है? टैक्स। ठीक है, आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है 12%, काट पीट के तुम्हारे हाथ में 50 करोड़ तो आराम से आता है। आप सोचो, वाइट मनी 50 करोड़। अगर आपने ये सेबी, अच्छा अब देखो, ये 50 करोड़ एक कंपनी से कमाने के लिए एक तो तुमको ये सीए के सारे कोर्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये एएफएम लॉ और एफआर समझने के लिए तुमको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, तुमको क्यूए आना चाहिए, तुमको मैथ्स आना चाहिए, तुमको ये सारी चीजें आएंगी, तुमको ऑडिट आना चाहिए, तब जाके तुम ये सीख पाओगे, क्योंकि सब कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि बात शेयर की हो रही है तो क्या तुमको सेबी का नॉलेज होना चाहिए क्या? हाँ, तुमको सेबी के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली तो एक सीए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इतना पैसा एक कंपनी से कमा लेता है, सिर्फ एक कंपनी। और उसके बाद भी ये एक बार का पैसा नहीं है, तुमने एक कंपनी को रजिस्टर करवाया तो हर महीने ये सेबी उसको बोलेगी कि स्टेटमेंट बता, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो जो कंपनी जो सीए रजिस्टर करवाता है ना, वो कंपनी उसी के पास जाती है कि ये मेरे को बता दो जरा कितना रजिस्ट्रेशन है, मेरा कितना पैसा आया, इस स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट बनाने की फीस होती है 5-5 लाख रुपए। एक महीने में 5 लाख वो अलग कमाओगे। तुमको सिर्फ ये बताना है कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया और कंपनी ने पैसा कहाँ दिया। सिर्फ इतना एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें तुम्हारी साइन जाएगी, लेकिन अगर तुमने ये स्टेटमेंट गलत बना दिया तो सेबी तुम्हारी डिग्री कैंसिल करवा देगी, और जितना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में उसका 3 गुना तुमसे पेनल्टी मांग लेगी। ऐसा भी होता है। इसलिए क्या ये रिस्क तो है, पर पैसा भी है क्या? है। पर वो रिस्क कम हो सकता है अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी तो। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज। अब ये डिपॉजिटरीज क्या होता है? बहुत सिंपल, डिपॉजिटरी एक तरीके से पब्लिक से जो डिपॉजिट लेते हैं। कुछ कुछ कंपनी का धंधा ही ये होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, उसको आगे ब्याज पे चढ़ाते हैं, जितना पैसा आता है आधा पब्लिक को आधा खुद को। जहां जहां पब्लिक से पैसा लेने की बात आती है वहां वहां सेबी आ जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट चीज में बताऊं, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, मर्चेंट बैंक हो, ये ग्रो जीरो था, कोई भी हो, अगर तुमने पब्लिक से पैसा लिया तो तुमको सेबी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेबी तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये सेबी का रिफॉर्म सारा समझ में आया क्या? इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सीए के लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छे से कर दिया, इसको लगा डाला, तो लाइफ जिंगल आला। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना मक्खन काम है। सिर्फ तुमको नॉलेज सही होनी चाहिए, सिर्फ नॉलेज। एक तो लोग जी हुजूरी बहुत करते हैं,
ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक आगे पीछे घूमते रहते हैं कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, मालिक थोड़ा, मालिक प्लीज, मालिक देख लो, मालिक। एक तो वो ऐसा करके इज्जत देते हैं, दूसरा आपके कनेक्शन बहुत तगड़े बनते हैं, बहुत तगड़े। आप सोचो 1,000 करोड़ की कंपनी का मालिक तुम्हारा क्लाइंट है, कल को तुमको उसका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका पॉलिटिकल कलेक्शन सेबी पे नहीं काम कर सकता। सेबी में तुम ही काम आ सकते हो उसको सिर्फ। अगर सीए ने कहीं साइन कर दिया ना, सेबी उसको सच मानती है बस। सीए की साइन हो गई मतलब काफी हो गया। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक कंपनी का गलत ऑडिट कर दिया, उसने गलत ही कर दिया। उस कंपनी में 4 महीने तक सेबी का छापा चला। वो कंपनी का मालिक कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैडम ने क्या कर दिया। 4 महीने बाद मेरी दोस्त को, 4 महीने बाद उसने मुझे फोन करा, उसने मुझे पूछा कि यार एक कंपनी में ऐसा ऐसा था, तो मैंने स्टेटमेंट डाल दिया। मैंने बोला तुमने उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक करा? उसने बोला अरे वो रह गया। मैंने बोला हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में पैसों का ट्रांजेक्शन हो, मतलब तूने तो गलत साइन कर दिया, तूने बैंक स्टेटमेंट कैसे छोड़ दिया? उसने बोला ओ गलती हो गई। अरे गलती हो, 4 महीने से वो मालिक रो रहा है उधर सर पकड़ के। कनाडा की, मतलब कैनेडियन है वो पर्सन, और उसकी इंडिया में कंपनी। वो ऐसा, अच्छा एक तो कैनेडियन, तो इंडिया वालों को वैसे ही बाहर वालों पे भरोसा नहीं, उसके ऊपर बस इल्जाम लगने ही वाला था कि ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा चोर है। वो 4 महीने से रो रहा है। और मेरी दोस्त, एक दिन ऐसा शाम को हम कॉफी पी रहे, ओ गलती हो गई। मैंने बोला है? अच्छा उसके बाद सीए बच भी सकता है। हमने फिर बात घुमा दी कि बैंक स्टेटमेंट में ऐसा ऐसा था, तो हमको लॉ का एक प्रोविजन। अब बताओ, 4 महीने बाद वो बोलती गलती हो गई तो उसकी डिग्री नहीं चली जाती क्या? अब मेरे तो दोस्त है, बचाना तो पड़ेगा। हमने बोला कि यार देखो लॉ में ऐसा लिखा हो, आपको पूरा लॉ भी याद होना चाहिए उसके लिए। वहां बैठे बैठे उसने बोला ओ गलती हो गई, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, हम सेबी के पास जाते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं कि देखो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है और हमने ऐसा करा, तो गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारे लॉ की है भाई। और ऐसा बोल के हम बच गए उस केस में। और वो कंपनी वापस से रिवाइव हो गई, वो कंपनी चल रही, लेकिन 4 महीने तक वो कंपनी में ताला रहा और उस कंपनी को 60 करोड़ का नुकसान हो गया वो 4 महीने में। आप सोचो, ऐसा भी होता है। तो काम करो, लेकिन अपने बचने के तरीके ढूंढने के लिए भी तुमको आना चाहिए।